नमस्कार, स्वागत है यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने समानता के अधिकार की बात को पढ़ना प्रारंभ किया था, बात करना प्रारंभ किया था। अनुच्छेद 14 पर हमने विधिवत चर्चा की थी। ठीक है, अब हम उससे आगे बात करेंगे और इस क्लास में अनुच्छेद 15 की चर्चा करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 15 थोड़ा सा पृष्ठभूमि बनाता हूं ताकि आप कनेक्शन फील कर सकें पिछले वीडियो से। हम जो पढ़ रहे हैं वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। यह संविधान का भाग 3 है, यानी कि पार्ट 3 है। इसमें 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल हैं, जिसमें 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स जो है प्रदान किए गए हैं, जिनमें पहला प्रकार है आपका समता का अधिकार, और इस प्रकार में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, जिनमें हमने पिछले 2 क्लास में 14 को पढ़ लिया है। एक ही क्लास हुआ है जब से हमने ये पढ़ना प्रारंभ किया है, और इस क्लास में हम 15 को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि करेक्शन आपका बना होगा। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 15 का विषय वस्तु जो है वह कुछ इस प्रकार है। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, जाति, क्षेत्र के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पर हमने नागरिक शब्द का प्रयोग किया है, व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया है। नागरिक किसी देश का वह व्यक्ति होता है जो काउंटिंग में होता है कि इतने लोग हैं जो इस देश के नागरिक हैं, जो उस देश के संविधान, उस देश के नियमों के प्रति अपना समर्पण करते हैं। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 15 है, ये सुविधा यानी कि ये मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। यहां पर ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, केवल किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, अच्छा, विदेशियों को नहीं देने के पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, हर काम किसी ना किसी तर्क से होता है, हवा में तो होता नहीं है। तो तर्क ये है कि हमारे देश में वैसे दुनिया भर के धर्म, पंथ, जाति, भाषा के लोग हैं। यदि हमने विदेशियों को भी अधिकार दे दिया तो क्या हाल होता। और जन्म स्थान और क्षेत्र के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते हैं, तो ये नागरिकों के लिए ठीक है कि ये भारत को एक करता है, एकजुटता प्रदान करता है। लेकिन विदेशियों का इससे कोई संबंध सीधा बन नहीं पाता है। ठीक है, कोई दूसरे देश से आया है तो उसको हमारे देश में जो है इस प्रकार के अधिकार की कोई व्यवहारिक आवश्यकता महसूस नहीं होती है, इसलिए केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो जो अनुच्छेद 15 है, इसमें जो वर्गीकरण है इसका, तो पहला वर्गीकरण ये है कि धर्म, मूल वंश, जाति, मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, धर्म, मूल वंश, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर, कुछ छूट गया हो तो आदि के आधार पर किसी से किसी नागरिक
के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो है ये राज्यों पर आधारित है, यानी कि ये राज्यों के लिए लागू है। यानी कि जो राज्य, जो स्टेट है, जैसे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार, जो स्टेट्स है, ठीक है, इनका काम क्या है कि ये किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर जो है विभेद नहीं करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात जो है इसमें, इस आधार पर, उक्त जो आधार दिए गए हैं, इस आधार पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक भोजनालय में खाने से, सार्वजनिक भोजनालय या होटल, रैन बसेरा में टिकने या सार्वजनिक कुओं में पानी पीने, सार्वजनिक कुआं, नल आदि में पानी पीने से कोई विभेद नहीं करेगा। किस आधार पर? इन आधारों पर कि ये फला धर्म का है, फला जाति का है, फला वंश का है, फला क्षेत्र का है, तो उसे इस कुएं में पानी नहीं पीने देंगे या भोजनालय में खाना नहीं खाने देंगे। यह सब कोई नहीं कर सकता है। और ध्यान देने की बात यह है कि ऊपर से इस प्रकार भिन्न है कि ये केवल राज्य पर अध्यारोपित है, राज्य पर आरोपित है, यानी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य की है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल राज्य की नहीं है, प्राइवेट संस्थाओं की है। ठीक है, ये राज्य पर भी अध्यारोपित है और इसके अलावा प्राइवेट संस्थाओं पर भी अध्यारोपित होते हैं। ठीक है, कोई प्राइवेट होटल वाला भी किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अपने होटल से बाहर नहीं निकाल सकता है कि वो किसी विशेष जाति से संबंध रखता है, वो किसी विशेष धर्म से संबंध रखता है, वो किसी विशेष क्षेत्र से संबंध रखता है, वो किसी विशेष मूल वर्ष से संबंध रखता है। इस आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता है, ना कोई प्राइवेट ना सरकारी। ठीक है, तीसरा युक्ति, तीसरा पॉइंट है, अब जैसे ये तो हो गया कि शक्ति जो दिखाई गई, ये क्या है? ये शक्ति है जो दिखाई गई किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, कि लोगों को हमें सुरक्षा देना है, उनको अधिकार प्रदान करने हैं। लेकिन इसके अलावा शक्ति सिर्फ नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी जो है अपवाद भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कई सारे अपवाद भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कौन कौन से अपवाद आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो अपवाद में जो पहला आपको देखने को मिलेगा वह है तीसरे में कि महिला एवं बालकों के लिए, महिला एवं बालकों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है, राज्य विशेष उपबंध कर सकता है, राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं बहुत जगह पर महिला एवं बच्चों को छूट मिलती है। एग्जाम्पल के लिए एक सामान्य आप बस ले लीजिए, जब आप बस में यात्रा करते हैं तो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है, देखा होगा आपने, रेड लाइन बना होता है। ठीक है, हालांकि हम पुरुषों की ये आदत हो जाती है कि हम जब तक वहां से भगाए न जाएं जाके वहीं बैठ जाते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं करता हूं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन मैं देखता हूं, अरे भाई जब किसी के लिए रिजर्व है तो आप वहां पर भगाए जाने के लिए क्यों जाते हैं? नहीं जाना चाहिए आपको। ठीक है, फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। ये आपने देखा होगा कि बच्चों को किराए में छूट मिलती है,
या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप देखेंगे बच्चों के लिए अलग से वेलफेयर स्कीम चलती हैं, महिलाओं को अलग से छुट्टी दी जाती है, महिलाएं जब किसी परीक्षा में सम्मिलित होती है तो उनको विशेष छूट दी जाती है कि उनको फीस कम देनी है, उनकी हाइट थोड़ी नाटी है तो भी चलेगा, ठीक है, या उनका फिजिकल जो है वो अगर वो उतनी चूंकि महिलाएं फिजिकली पुरुषों जैसा स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है, हालांकि ये धारणाएं गलत सिद्ध हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनको छूट मिली हुई है। तो महिला एवं बालकों को विशेष छूट दिया गया है। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है उसमें आप देखेंगे कि जो एससी और एसटी समुदाय के लोग हैं इनके लिए विशेष प्रयोजन की सुविधा 1951 में की गई। यानी कि यदि इनको राज्य अलग से सुविधा देता है तो इसके लिए इसका उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। जैसे आपको ऊपर पहली लाइन में क्या लिख दिया कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो हम कहेंगे अच्छा भैया तो आरक्षण काहे देते हो, कहेंगे ना, तो कहेगा कि पढ़ लीजिए चौथा वाला लाइन क्या लिखा हुआ है। तो चौथा लाइन में लिखा हुआ है कि एससी एसटी के लिए अलग से प्रावधान कर सकता है। अब जैसे बोला हम चुप हो गए, ठीक है, या हम कभी गुस्सा के बोले अच्छा महिला के लिए आरक्षित काहे किया, तो बोलेगा कि आर्टिकल 15 का 3रा वाला खंड पढ़ लीजिए आप, वहां पर लिखा हुआ है कि महिला एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध हो सकता है, तो आपका मुंह बंद करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार 2005 में यह व्यवस्था जोड़ी गई कि जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं एससी एसटी उन सब के लिए क्या है प्रावधान किया जा सकता है शैक्षणिक क्षेत्र में या जो नौकरियों के क्षेत्र में उनके लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर ओबीसी एससी एसटी सबके लिए प्रावधान किया जा सकता है स्पेशल रूप से, तो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है। ये तो 5 हो गया जो पहले से था। एक नया खेला खेला नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और खेला क्या था, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी या ओबीसी समुदाय का व्यक्ति समाज के द्वारा प्रताड़ित नहीं होता है। वह व्यक्ति भी समाज के द्वारा प्रताड़ित होता है जिसके घर में छत नहीं है, जिसके छप्पर में बराबर के पुआल नहीं बचे हैं, वह व्यक्ति जो 2 जून का रोटी इकट्ठा नहीं कर पाता है वह भी समाज में प्रताड़ित होता है। इसलिए ये एक माइलस्टोन फैसला लिया गया। मैं खुले तौर पर इसका समर्थन करता हूं। जरूरी है, आजादी के बाद 50 वर्ष तक, 50 से ज्यादा वर्ष बीत गए, 70 वर्ष की हम बात करते हैं, मैं कह रहा हूं 50 वर्ष, उसके बाद हमने आरक्षण और उसका लाभ समाज को हम नहीं दे पाए क्योंकि उसका तरीका सही नहीं है। उस पर हम बात करेंगे आगे, उसका तरीका सही नहीं है। अगर वो इतना ही क्रांतिकारी कदम होता तो आज 70 वर्ष बाद क्या उसका परिणाम आपको बहुत सुखद परिणाम देखने को नहीं मिलता? वर्तमान में नहीं मिल रहा है। आप जाइए किसी क्षेत्र के एससी एसटी समुदाय के बीच में जाइए, आपको मिलेंगे, लोग मिलेंगे, आरक्षण का लाभ भी लोग मिलेंगे। मैं कहता हूं कि उनको लाभ मिला, लेकिन जिस तरीके से उनको लाभ मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। आज भी आप जाएंगे तो आपको 95-96% लोग उसी हाल में मिलेंगे, क्योंकि हमने या हम कहें कि राजनेताओं ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए उसको फटाक से लागू कर दिया, बिना रिसर्च किए, बिना कुछ किए, सीधे दे दो, आरक्षण दे दो, वोट ले लो। कभी इस पर विचार नहीं किया कि उससे क्या हो सकता है, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, उसने बहुत गहराई से काम नहीं किया। ओबीसी के आरक्षण में क्रिमिनल बनाया गया, लेकिन क्रिमिनल का स्पेस आप बड़ा करते जा रहे हो, यानी कि जो 1 साल में 10 लाख 12 लाख कमा रहा है उसको भी आप उसी श्रेणी में मिलेंगे। तो मतलब क्या है भाई आरक्षण देने का? तो कुल मिलाकर के आरक्षण का मतलब यह है कि उसको आरक्षण मिले जो वास्तव में नहीं कुछ कर पा रहा है। तो जो EWS का फैसला है माइलस्टोन फैसला है और ये बहुत जरूरी है, क्रांतिकारी कदम है।
और मैं कहता हूं कि वर्तमान में इतने कानून हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतनी सुविधाएं हैं कि किसी समाज को यदि आपको ऊपर लेके आना है तो उसे सिर्फ आरक्षण नहीं, कानून काफी है। हाँ, उसे मदद कीजिए, संसाधन के अभाव की स्थिति में उसकी मदद कीजिए, सुविधाएं प्रदान करिए। और अगर कोई तथाकथित उच्च जाति का व्यक्ति दुस्साहस करने का प्रयास करता है तो उसके लिए कानून है आपके पास। और जो वास्तव में गरीब है, जो एससी गरीब है, जो जा ही नहीं पाते स्कूल में, या जो हमारा वीडियो नहीं देख पाते, जिन्होंने नहीं देखा मोबाइल में, एंड्रॉइड सेट पे नहीं देखा है कि क्या होता है आर्टिकल 15, उनके लिए आप कुछ भी कर दीजिए आरक्षण, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो खेत में काम करने जाते हैं सुबह शाम। तो उन तक लाभ कैसे पहुंचाना है, इस पर दोबारा से विचार करना होगा। ठीक है, तो ये जो ईडब्ल्यूएस वाला सेक्शन है, इसको यहां पर 6 नंबर पर जोड़ा गया और इसमें यह लिखा गया कि यदि राज्य किसी व्यक्ति को इस आधार पर कुछ विशेष छूट देती है कि वह आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं होगा। ये 6 नंबर पर जोड़ा गया नरेंद्र मोदी सरकार का एक फैसला था। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 और 17 पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय भी छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।